अस्सलामुअलैकुम। आज हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में एक और चैप्टर लेकर आए हैं, जो है चैप्टर 18 प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये ना एक स्कैटर्ड चैप्टर है, इसमें बहुत सारी तरह तरह की डेफिनेशंस आएंगी बीच बीच में से, तो एक कंटिन्यूटी आपको इसमें फील नहीं होगी, कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आपको एक्चुअली पूरा कोर्स एज अ होल लेके आगे बढ़ना होगा। तो जो जो डेफिनेशन आती जाती है उसको करते जाते हैं। कुछ आसान सी बातें, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। फॉर एग्जांपल, कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आप इनपुट्स लेते हैं, उनको किसी प्रोसेस से गुजारते हैं और फिर उससे आउटपुट क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करने का तरीका क्या होता है कि इनपुट्स लेते हैं। अब इनपुट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? बस वही इकोनॉमिक्स वाले इनपुट्स लेते हैं, उसको प्रोसेस से गुजारते हैं, जो बिजनेस का प्रोसेस है उससे आउटपुट क्रिएट होता है। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है तो उसमें इनपुट लैंड होगा, लेबर होगा, कुछ पैसे लगेंगे, कुछ अकल लगेगी, एंटरप्राइज लगेगी, उसको किसी मशीन के प्रोसेस से गुजारेंगे, कोई फैक्ट्री से सामान गुजरेगा, आखिर में जो है वो आपकी कपड़े सिल के बाहर निकल रहे होंगे जो आप मार्केट में बेचेंगे। या आप अगर बार्बर की शॉप खोलते हैं तो इनपुट जो है वो लेबर है, कैपिटल है, मे बी एंटरप्राइज भी है। हो सकता है लैंड की जरूरत ना पड़े, ऐसा होता नहीं है लैंड की जरूरत ना पड़े, दुकान तो लैंड पे ही होगी ना, हवा में तो नहीं हो सकती दुकान, कोई तो किराए पे भी दुकान जगह ही भी तो होगी ना, उसका कोई ना कोई लैंड तो होगी। तो बहरहाल वो आपको आप सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो या गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोसेस ये एक इनपुट्स यूज होते हैं या प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट होते हैं। ऑपरेशन से मुराद क्या है? एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा जो यूनिट है वो यूनिट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस से मुराद ये है कि बिजनेस का जो कोर काम है, एक था मार्केटिंग। मार्केटिंग का ताल्लुक था सामान कस्टमर तक पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा बिकवाना, अच्छी से अच्छी प्राइस मैनेज करना, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना। लेकिन जो भी आप बेचते हैं, चाहे वो गुड है या सर्विस है, उसकी प्रोडक्शन, उसकी डिलीवरी, उसके काम कैसे अच्छे से अच्छे हो सकते हैं, ये ऑपरेशंस हैं। बात समझ आ रही है? बिजनेस का एक एंगल था कि सामान बेचने वाला एक इदारा है पूरा, जो यहां से शुरू करता है कि क्या बेचना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, कितने का बेचना चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स। और कंपनी का एक इदारा है जिसका सारा का सारा तवज्जो सामान बनाने पर है, कि जो भी आप बेच रहे हैं वो कैसे डिलीवर किया जाएगा, वो कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, वो कैसे एफिशिएंटली उसमें काम होगा। तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहलाएगा, ठीक है। मजे की बात यह है कि अब जो जदीद दौर है, इसमें जो ये कॉन्सेप्ट आया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन जो है ना, उसने मार्केटिंग और ऑपरेशंस को मिला के एक ही कर दिया है। सप्लाई चेन का मतलब है कि जहां से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और जहां तक कस्टमर को डिलीवर हो गया, यहां से यहां तक को मैनेज किया जाए, एक एक स्टेप को अलग अलग। अब उसमें रॉ मटेरियल की परचेज से लेकर फिनिश गुड्स की अवेलेबिलिटी से लेकर कस्टमर तक डिलीवरी तक सब आ गया। एक एक स्टेप को आपने अलग अलग प्रोसेस बना के उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि ये कैसे इंप्रूव हो सकता है। ये आजकल का एक जदीद टॉपिक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन जो है अपने अंदर प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक सब कुछ अपने अंदर जम कर लेती है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें मार्केटिंग हमने प्रोडक्ट की डिलीवरी के बाद से शुरू की, और प्रोडक्शन जो है वो उससे पहले पहले का काम है। हाँ, मार्केटिंग का एक काम उसमें भी है कि वो ये भी तय करती है कि प्रोडक्ट होगा क्या। ये भी तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बताता है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद नहीं बताता कि प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया जाता है बस वो बना के दे देता है। ये फैसला वो नहीं करता है कि मार्केट में क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम था। तो वापस आगे चलते हैं, प्रोडक्शन के मुख्तलिफ हवाले से हम बातें कर रहे थे। तो ऑपरेशंस मैनेजर मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एक नाम सुने जी, हमारे ऑपरेशंस का मैनेजर फैक्ट्री मैनेजर है। फैक्ट्री मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर हो सकता है। आप अपने फैक्ट्री मैनेजर के अंदर ही एक और मैनेजर देखेंगे जी, ये परचेज मैनेजर है। ये मुख्तलिफ नाम है जो आपको इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। परचेज मैनेजर का क्या काम होता है? फैक्ट्री मैनेजर का तो ये काम होगा कि जो कुछ फैक्ट्री में चल रहा है उसको मैनेज करे। परचेज मैनेजर क्या करता होगा? बास कंपनीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है सही जगह से सही चीज खरीद के लाना। रॉ मटेरियल्स का इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही जगह से सही चीज नहीं खरीदी तो आपका आउटपुट खराब हो जाएगा।
तो इसलिए परचेजेस के लिए बाकायदा पूरा एक अलग डिपार्टमेंट होता है कि कहाँ से कैसे किस तरह से सोर्सिंग की जाएगी। सोर्सिंग करना का मतलब क्या हुआ, तलाश करना कि कहाँ सामान ज़्यादा बेहतर और कम कीमत का मिल रहा है, इसको सोर्सिंग कहते हैं, सोर्सिंग। इसी तरह से R&D का कोई मैनेजर हो सकता है, इसी ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर R&D हो सकता है, ठीक है। सर्विस डिलीवरी मैनेजर हो सकता है, ब्रांच मैनेजर भी ऑपरेशंस मैनेजर में आएगा, ठीक है। अगर आप बैंक में देखेंगे ना तो बैंक वालों ने भी इसको दो हिस्सों में कर दिया है, तो ब्रांच मैनेजर के अंदर में एक और ऑपरेशन मैनेजर रख दिया है कि जो ऑपरेशन मैनेजमेंट करता है, दूसरा मार्केटिंग को भी ब्रांच मैनेजर देख रहा है चूंकि, तो ब्रांच मैनेजर चूंकि मार्केटिंग को भी देख रहे हैं, तो एक ऑपरेशन मैनेजर अलग से रख दिया जो सिर्फ ऑपरेशंस को देखेगा, कैश आ गया नहीं आ गया, अकाउंट खुल गया नहीं खुल गया, ये सारी चीजें। बात समझ रहे हैं भाई? तो डिपार्टमेंट मैनेजर, शॉप मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, ये वो लोग हैं जो कि ये देख रहे हैं कि काम सही हो रहा है, वक्त पे डिलीवर हो रहा है, और ये देखते रहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी मुनासिब है। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, एक बंदा कितना काम, आप कितना काम निकाल रहे हैं, आपकी कंपनी कितनी एफिशिएंट चल रही है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी का बहुत बेसिक सा फार्मूला है कि आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया कितना इनपुट यूज करते हुए, ये एक जनरल फार्मूला है। कितने इनपुट के अगेंस्ट कितना आउटपुट हुआ। अगर प्रोडक्टिविटी 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इनपुट से 1 आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। 2 है तो 1 इनपुट से 2 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, 2 टाइम्स द प्रोडक्टिविटी। अच्छा, प्रोडक्टिविटी जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखी जा सकती। प्रोडक्टिविटी या तो पास्ट से मेजर की जाएगी या प्रोडक्टिविटी किसी कंपेटिटर से मेजर की जाएगी। मैं कहूँगा भाई आपको पता है हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है, 5 है, 5। मतलब क्या मतलब 5 का क्या मतलब हुआ, पिछले साल 4 थी अब इस साल 5 हो गई। अच्छा चलो इंप्रूवमेंट आ रही है, पता चला। या हमारे जैसे दूसरे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी 3 होती है, हमारी तो 5 है। हाँ, अब समझ में आई बात। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रोडक्टिविटी का मतलब कुछ समझ में नहीं आता जब तक कि आप इसको कंपैरेटिव एनालिसिस में ना लेके जाएं। तो बहरहाल लेबर प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से डिवाइड कर दें आप टोटल आउटपुट को, लेबर प्रोडक्टिविटी आ जाएगी कि एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। मशीनरी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो टोटल आउटपुट को मशीन से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मशीन से, तो एक मशीन कितना प्रोड्यूस करती है। इसमें कोई मसला है? मुर्गी कितने अंडे देती है तो आप टोटल अंडों को नंबर ऑफ मुर्गी से डिवाइड कर दें, पता चल जाएगा मुर्गी कितने अंडे दे रही है एक दिन में। तो वह प्रोडक्टिविटी ऐसी निकलेगी कि आउटपुट को इनपुट से डिवाइड कर दें, पर इनपुट आउटपुट आ जाएगा आपके पास। और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, अब ये मुझे बारी बारी आपसे पूछना चाहिए, और इसका चार्ट भी बना हुआ है। माइक ऑन करते हैं दूसरा वाला और बच्चों से पूछते हैं। जी अब्दुल्ला भाई पकड़ी गए। अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए? हाँ, बुक से देख के बता दें। improve quality of the product and inventory control to reduce waste. वेस्टेज कम कर दें किसी तरह से। प्रोडक्टिविटी यानी एक बंदा जितना पहले बना रहा था उससे ज्यादा बनाने लगे, एक मशीन जितना पहले बना रही थी उससे ज्यादा बनाने लगे। उसके लिए एक तरीका ये कि वेस्टेज रिड्यूस करें। ओके, और Replace employees with machines, automation. ऑटोमेशन पे चले जाएं। अब जवा भाई को दें। जी जफर भाई। improve employee motivation. मोटिवेशन, तीसरा छोड़ के चौथे पे चले गए। चलें, हाँ, मोटिवेट कर दें, लोग ज़्यादा काम करेंगे। और चौथा बताएं। Introduce new technology. टेक्नोलॉजी को बेहतर कर लें। एक पॉइंट छोड़ दिया। जी, रूशबाजी को दे दें। Improve training to ट्रेनिंग increase कराएं employee ताकि and उससे उनकी एक्सपर्टीज बढ़े। use more automation, ये तो हो गया। और Use more automation हो गया है। टेक्नोलॉजी हो गई, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन करें और फिर और ऑटोमेशन करें। ठीक है। तो मुख्तलिफ ये तरीके हैं जिससे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, एक बंदा कितने यूनिट्स बन, एक शख्स कितनी शर्टें सीता है रोज़ की। मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा शर्ट्स सिए, तो उसके लिए क्या करूँगा, या तो उसको मोटिवेट करूँगा, अच्छी वाली मशीनें लेके आऊँगा, बंदा ही हटा दूंगा, सिर्फ मशीनें रख लूँगा, ऑटोमेटिक प्लांट लगा लूँगा, टेक्नोलॉजी को बेहतर करूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा, और जो वेस्टेज है, टाइम का वेस्टेज, मूवमेंट का वेस्टेज को रिड्यूस करूँगा ताकि कम वक्त में मजीद बेहतर काम हो सके। ठीक है।
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने से फायदा क्या होता है? उसी रिसोर्स से ज्यादा काम ले लें तो फायदा क्या क्यों नहीं होगा? आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, आपके कम लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए, आपका जो इनपुट्स हैं वो कम रिक्वायर्ड होते हैं, आपकी ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं आपको। अब एक अलग से कॉन्सेप्ट है कि बिजनेसेस इन्वेंट्री क्यों रखते हैं। एक अलग ही कॉन्सेप्ट है कि बिजनेसेस अपने पास इन्वेंट्री क्यों होल्ड करते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट आ रहा है क्योंकि आगे फिर पूरा का पूरा एक बाब खुलने जा रहा है प्रोडक्शन के स्टाइल्स का। बिजनेस अपने पास इन्वेंट्री क्यों रखता है? इन्वेंट्री समझते हैं? इन्वेंट्री समझते हैं? और भाई अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, इन्वेंट्री समझते हैं क्या? इन्वेंट्री क्या होती है? सिर्फ बेचने वाला ही नहीं, रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री होती है। इजाफी सामान अगर आप बिजनेस की टर्म्स में कहें तो वो सामान जो इजाफी पड़ा हुआ है वो इन्वेंट्री है, चाहे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री हो, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हो। इन्वेंट्री वो इजाफी सामान है जो आपके पास पड़ा हुआ है। इन्वेंट्री क्यों रखते हैं हम? जो आपने बेचना है। फिनिश गुड्स बेचना है, बेच दो भाई, इन्वेंट्री क्यों रखी हुई है? नहीं बिका उसमें जब नहीं बिक रहा था तो फिर बनाया क्यों? भाई, फौरन थोड़ी बिकेगा। एक तो बात ये हुई कि जो बन रहा है और जहां बिक रहा है इसके बीच में गैप है। ये बात समझ रहे हैं? आपकी मार्केट को कभी 10 चाहिए होता है, कभी 20 चाहिए होता है, कभी 40 चाहिए होता है, कभी 15 चाहिए होता है, रोज के रोज कभी 30 चाहिए होता है, मुख्तलिफ एवरेजेस हैं। ऑन एन एवरेज 20 चाहिए होता है। कंपनी ये चाहती है कि जब भी जो भी माल रिक्वायर्ड है ऐसा ना हो कि हमारे पास बना हुआ ना हो, नुकसान में ना जाए, नंबर एक। नंबर दो, कंपनी ये चाहती है कि मैं अपने वर्क शिफ्ट को मैनेज कर सकूं। आज मुझे पता चला 10 बनाने हैं तो मैं 10 बंदों से कहूंगी 10 बंदे आओ, बाकी सारे भाग जाओ। ऐसा नहीं हो सकता ना। वो बंदे भाग गए तो फिर अगले दिन काम कैसे होगा? अगले दिन अचानक से पता चला 30 बनाने, 30 बंदे आ जाओ। 30 बंदे कहां से लाऊंगा? क्या आप सोच सकते हैं मैं अपने टीचर से कहूँ आज 5 टीचर आए खाली, बाकी चले जाए घर जाए शाबाश, फिर अचानक से आज 20 टीचर्स पकड़ के ले आओ कहीं से सड़क पे से? ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको जो एम्प्लॉइज हैं वो एक सर्टेन लेवल के हायर करने पड़ेंगे। अब आपकी रोजाना का आउटपुट कभी 10 है, कभी 15 जो रिक्वायर्ड है, सेल्स का जो आउटपुट है कभी 10 है, कभी 15 है, कभी 30 है, कभी 40 है। आप किसी एवरेज पे आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे ना अपना माजी देखते हुए। यार ऑन एन एवरेज मंथली हमें जो है ना वो 600 बेचने होते हैं, तो 600 के हिसाब से 30 को डिवाइड करो, रोज का एवरेज आउटपुट निकाल दो। तो जितना डेली का आपको चाहिए होता है उसके एवरेज से थोड़ा सा बढ़ता हुआ आप बनाते हैं। ठीक, क्या पता थोड़ी सेल बढ़ जाए, फिर ऐसा ना हो कि पीछे माल ना हो हमारे पास। तो जब ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ आप बनाएंगे तो फिर इसकी वजह से क्या होगा? इन्वेंट्री पाइल अप होना शुरू हो जाएगी, सामान कुछ रखा हुआ भी होगा आपके पास। ये बात समझ में आ गई कॉन्सेप्ट की? इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की क्यों होती है? इसी तरह से रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री होती है। वो क्यों होती है? रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री इसलिए होती है कि आपको एक यूनिट बनाना है, जाओ एक धागे की गिट्टी लेके आओ, शाबाश जाओ, वो एक गिट्टी लेके आए, थोड़ी बहुत जाओ एक और गिट्टी लेके आओ धागे की, एक दूसरा यूनिट बनाना है, जाओ तीसरी गिट्टी लेके आओ धागे की। गिट्टी समझते हैं ना? तो क्या हर वक्त बंदा गिट्टियां लेके आता रहेगा और जब तक वो लेके आएगा तब तक बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे? रॉ मटेरियल में अगर आप एक एक यूनिट मंगाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना? तो फिर आप क्या करते हैं? रॉ मटेरियल एक साथ ज्यादा मंगा लेते हैं, ये देखते हुए कि इस गिवन टाइम में कितना चाहिए होगा। लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मंगा लेते हैं, फिर नुकसान में रहते हैं। क्या रॉ मटेरियल बहुत ही ज्यादा मंगाने में कोई नुकसान भी हो सकता है? पेरिशेबल हो सकता है तो अगर वो खराब हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, या आपने इतना मंगा लिया कि उसको रखने के लिए किराए पे अलग से जगह लेनी पड़ गई। आप ये कहे थे कि मेरा ट्रांसपोर्ट का किराया कम लगे इसलिए ज्यादा मंगाऊंगा, इतना मंगा लिया कि प्लॉट अलग से किराए पे लेके उसमें रखना पड़ा। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक है स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट होती है स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर आप स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करते हैं तो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है कि बार बार ना मंगाना पड़े, तो फिर आप क्या करेंगे? एक साथ बहुत सारा मंगाएंगे, एक साथ बहुत सारा मंगाएंगे तो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री। अगर आप स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कम करना चाहते हैं, यार ज्यादा सामान नहीं रखूं, तो फिर स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी आपकी, बार बार मंगाना पड़ेगा।
तो इसका बैलेंस चाहिए होता है आपको, हर फैक्ट्री में हर कंपनी में अलग अलग तरह का बैलेंस है। भाई मेरे पास तो इतनी बड़ी जगह है, गोदाम भरा हुआ है, तुम्हारे भाई के पास तो फिर स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आपकी ज्यादा नहीं है, तो फिर आप उसकी बुनियाद पे स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। स्टॉक होल्डिंग करना आपके लिए आसान है। तो ये हर कंपनी हर फैक्ट्री के हिसाब से अपना अपना अपनी अपनी सिचुएशन है कि वो कौन सी सिचुएशन में कैसे करता है। और एक लेवल होता है जिसके बाद आप रीऑर्डर कर देते हैं। इसकी छोटी सी डायग्राम आपकी बुक में ही बनी हुई है, पेज नंबर 217 को देखिएगा आप। तो आपने देखा कि आपके पास मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आप भरते हैं वो इतनी भरते हैं, ठीक है। और मिनिमम इन्वेंट्री जिससे नीचे चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो ये है। सबसे ऊपर वाली जो है वो है जो कि मैक्सिमम आप अपने पास होल्ड कर सकते हैं या होल्ड करना चाहते हैं। सबसे नीचे वाली लाइन, ये तीन हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है ना, तीन, सबसे नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन वो है कि इससे कम हो गई तो अच्छी बात नहीं है, ये आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड है, इससे नीचे आप नहीं ले जाने देना चाहते। हालांकि ये भी जीरो नहीं होती इन्वेंट्री, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ, जिसको वो नहीं कहते बाइक में पेट्रोल का रिजर्व लग जाता है, बज़ाहिर ऑफ हो गया है लेकिन थोड़ी सी है अभी। तो ये वाला लेवल वो होता है इस इन्वेंट्री का कि अभी भी काम तो चल जाएगा लेकिन दिस इज बैड, अगर यहाँ से नीचे गई तो बैड, गड़बड़ हो सकती है। तो खैर, लेकिन तो ये आपने मैनेज किया है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरे पास हर वक्त 200 रील्स होनी चाहिए धागे की ताकि मेरा काम चलता रहे, कम अज कम 200 से नीचे गई तो खतरनाक लेवल आ गया, तो 200 आपने कहा कि मिनिमम लेवल है। और जब मैं रीऑर्डर करूंगा तो रीऑर्डर करके ज्यादा से ज्यादा रखने की जगह जो मेरे पास है वो 400 रील्स की जगह है, तो हर दफा ऑर्डर कितने का करेंगे आप? 200 का। जब आपकी 200 रह गई तो आपने 200 का ऑर्डर और कर दिया, फिर वो इस्तेमाल होती रही, सुनिए तो सही। फिर जब 200 रह गई फिर आपने ऑर्डर किया, फिर वो इस्तेमाल होती रही। इस पर हम बात करेंगे कि नीचे वाली तो यूज होंगी कि नहीं होंगी, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको हम देखेंगे अभी कि फीफो लिफो क्या होता है और नीचे वाली को कब इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, जब 200 पे बात पहुंचती है तो ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आपने 200 पे ऑर्डर किया उसी मिनट पे फौरन के फौरन सामान आया और वापस 400 हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत दफा ऐसा नहीं होता, बल्कि आपने देखा कि मुझे आने में 1 दिन लग जाता है, तो आपने कहा कि मेरा 2 दिन में ये 200 रील इस्तेमाल होती हैं। देखने जरा, थोड़ा सा आपको एक नजर डालनी पड़ेगी प्लीज पे, आ जाए, शाबाश। आपने कहा कि नंबर ऑफ डेज हैं, अब्दुल्ला भाई आपको दिख रहा है? डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ठीक है, नजर आ रहा है? वैसे जब मेरे पास 400 रील्स हो जाती हैं तो 2 दिन में जाके वापस 200 होती हैं। मंडे को 400 थी, ट्यूसडे को 300 हुई और वेंसडे को 200 हो गई। मैंने ऑर्डर किया, अब कह रहे हैं 1 दिन बाद आएगी, तो अब तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा भाई। अगर 1 दिन और नहीं आएंगी तो मेरा तो मामला 100 पे पहुंच जाएगा। ये बात समझ आ रही कि अगर पास रील्स तो हर रोज 100 इस्तेमाल हो रही हैं, अभी 400 से मंडे को शुरू किया, मंडे को 100 इस्तेमाल कर ली, मंडे की रात में 300 थी, अब ट्यूसडे की रात को 200 ही, 200 पे मैंने कहा भाई 200 बस, 200 से कम नहीं होनी चाहिए। आज ऑर्डर किया, आज आई नहीं तो कल आएंगी, तो आज तो फिर अगले दिन तो 100 हो जाएंगी मेरी रील्स। और फिर मैंने 200 का ऑर्डर किया था, फिर वो जाके यहाँ पर फंस जाएगा मामला, 300 तक बढ़ेगा मामला, या तो मैं 300 रीऑर्डर करूं। तो इसका तरीका ये है कि आप एक ये तय कर लेते हैं कि मेरे ऑर्डर करने के बाद कितने दिन में डिलीवरी होती है, 1 दिन में। तो उस वक्त आप ऑर्डर करते हैं कि आपको पास इतना टाइम हो कि उस वक्त तक, जब तक स्टॉक है तब तक आप मिनिमम लेवल पे मौजूद हो, कम से कम उससे नीचे ना आ गए हो। तो मैंने कहा कि 1 दिन में मजीद मैं 100 इस्तेमाल कर लूंगा और 1 दिन बाद ही डिलीवरी होगी, तो ये लेवल मैनेज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ ऑर्डर करूंगा, मैं यहाँ ऑर्डर नहीं करूंगा, मैं इस जगह ऑर्डर करूंगा, इंतजार करूंगा जब तक सामान भी इस्तेमाल हो जाएगा और नया ऑर्डर भी आ जाएगा, यहाँ पे फिर रिप्लेनिश हो गया, दोबारा 400 हो गए। अब मैं यहाँ ऑर्डर करूंगा,
हालांकि ऑर्डर हो वही 2-2 दिन बाद रहा है, लेकिन ऑर्डरिंग टाइम जो है वो मैं ये देख के कर रहा हूँ कि मैं अपना बफर रखता हूँ। इसको बफर या क्वेश्चन कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि मेरी मिनिमम लेवल पे इन्वेंट्री ना हो जाए, बल्कि जिस वक्त नई इन्वेंट्री जितने दिन में पहुंचे उसका हिसाब रखते हुए मैं ऑर्डर करूं। तो बफर करते हुए रीऑर्डर लेवल आप देखें बीच में आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है। 300 पे आ रहा था अपनी वाली क्वेश्चन में। हमारी क्वेश्चन के हिसाब से हमें 300 पे ऑर्डर कर देना चाहिए। मिनिमम बफर इन्वेंट्री लेवल आपका इस एंगल से भी होता है कि मिनिमम लेवल वो होता है कि जिसके बाद भी इन्वेंट्री होती जरूर है, लेकिन इसको टच करने का मतलब है कि आपने खतरनाक एरिया में कदम रख दिया, अब तो बंद भी हो सकती है प्रोडक्शन। बहुत सी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बंद हो जाने का मतलब बहुत बड़ा लॉस है, करोड़ों करोड़ों का लॉस है एक दिन प्रोडक्शन बंद होने का। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स के लिए आपके पास 800 एम्प्लॉइज हैं, पर डे की उनको आप वेजेस देते हैं। आज मशीन बंद हो गई, 800 के 800 फारिग बैठे, घर नहीं भेज सकते उनको आप, 800 की वेजेस निकाल लें हम। इसी तरह से आपके जो है वो न्यूक्लियर प्लांट बंद हो गया एक दिन, स्टार्ट करने में उतना ही बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट ही नहीं है, फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन होती है, जैसे आपका ये है पेट्रोलियम के प्लांट्स हैं, ये बंद नहीं कर सकते आप। और भी जैसे सीमेंट के प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं बंद नहीं, अगर बंद कर दिया तो उसको रीस्टार्टिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ेगा रॉ मटेरियल की, वरना आपको मसला हो सकता है। अब इन्वेंट्री मैनेज करने के तरीके हम पढ़ेंगे बहुत सारे। सबसे पहले प्रोडक्शन का एक तरीका है, अब इसमें जो है ना वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा जापानियों ने काम किया है, वैसे तो बात सही है, सही बात है। इन्वेंट्री मैनेज करने का और बिजनेस प्रोडक्शन मैनेज करने का एक तरीका है, इसको कहते हैं लीन प्रोडक्शन। लीन का क्या मतलब होता है, लीन किसे कहते हैं? जिस पे चर्बी ना चढ़ी हो, पतला हो, है ना, लीन प्रोडक्शन। तो ज़रा भाई लोगों से मशवरा करते हैं बारी बारी। जी सबाबाजी आप पकड़िएगा। लीन प्रोडक्शन क्या है, ज़रा सुनाइएगा थोड़ा सा मुझे पढ़ के। Lean production covers a variety of techniques used by businesses to cut down on waste of resources. वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ? रिसोर्स में क्या क्या आता है भाई? इनपुट्स में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, हर चीज आती है इनपुट में, ये सब रिसोर्स है। इनमें से किसी का भी वेस्ट, इवन टाइम का भी वेस्ट, टाइम टू प्रोड्यूस का भी वेस्ट भी कम करने की कोशिश। हर वक्त ये नजर रखना, ये मैं 4 लोगों से करवा रहा हूँ, आराम से 3 से हो सकता था, वेस्ट है एक बंदा एक्स्ट्रा। ये 400 गज के घर में काम कर रहा हूँ, ये 200 गज में हो सकता था, वेस्ट है एक्स्ट्रा स्पेस। ये 3 घंटे में काम हो रहा है, 1.5 घंटे में आराम से हो सकता था, वेस्ट था एक्स्ट्रा टाइम। हर वक्त इस सदर से आपको देखना कि आपकी प्रोडक्शन जितने रिसोर्सेज हो रही है उससे कम में, लेकिन ये कमी वो वाली कमी नहीं होती जो हम लोग पाकिस्तान में कर लेते हैं ना, कि भाई 6 बंदों का काम है, नहीं 2 ही करेंगे। भाई 2 बंदे कर ही नहीं सकते, नहीं भाई 2 ही करेंगे। अब डबल शिफ्टें लगाओ, ट्रिपल शिफ्टें लगाओ, हम नहीं जानते। ये जुल्म वाली कमी नहीं है, ये गिवन टाइम, गिवन रिसोर्सेज में देखते हुए उनको एफिशिएंट बना के उसको कम करने की बात हो रही है। समहाउ एफिशिएंसी इंप्रूव करने की वजह से रिसोर्स कम करने की बात हो रही है, ओवरलोडिंग की बात नहीं हुई, बिल्कुल ओवरलोडिंग की बात नहीं हो रही। अच्छा जी, तो मुख्तलिफ तरह के वेस्ट होते हैं प्रोडक्शन के अंदर जिनको कि कम किया जा सकता है। वो वेस्ट क्या क्या है जी सवाबाजी? पहले क्या वेस्ट बताया इन्होंने? Overproduction. ये क्यों वेस्ट है बेटा? Producing goods before they have been ordered by customers. This results in high storage costs and possible damage to goods while in storage. ओवर प्रोडक्शन एक वेस्टेज है, आपने बना के रख लिया, बिक नहीं रहा, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो ओवर प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। ओके, और क्या है? Waiting. When goods are not moving or being processed in any way, waste is occurring. आपने यहाँ से अपना सामान निकाला कि चलो भाई धागा मैंने बना लिया, कपड़े बनाने वाली मशीन में भेजा, मशीन रुकी हुई है, अब कोई कुछ नहीं कर रहा, सब इंतजार कर रहे हैं। ये वेटिंग हर तरह का वेस्ट है ना, लेबर की कॉस्ट का वेस्ट, बिजली की कॉस्ट का वेस्ट, मशीन की कॉस्ट का वेस्ट, एंटरप्राइज की कॉस्ट का वेस्ट, सभी बैठ, अगर जो रिसोर्सेज हायर किए हैं उनको घर नहीं भेजा आपने, वो वहीं के वहीं है लेकिन इंतजार कर रहे हैं, तो वेटिंग टाइम, अब वेटिंग कह लें या टाइम स्लो हो गया है,
वही काम जो 2 घंटे में होता था अब 6 घंटे में हो रहा है। तो टाइम का वेस्टेज। और Transportation. Moving goods around unnecessarily causes waste and is not adding वेस्ट value ऑफ to the world. ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब हुआ? आपसे मैं कह रहा हूँ, आपकी टांगों की एक जान है ना इसी तरह से आपको चलने में कुछ वक्त लगता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे मशीन पड़ी है, यहाँ पे रिसोर्स पड़ा है जो मशीन तक लेके जाना है। आप पहले यहाँ लेके जाइए, यहाँ से चेक करवाइए, उसके बाद यहाँ लेके आइए, यहाँ पे एक साहब जो स्टैंप लगाएंगे, फिर यहाँ पे लेके जाइएगा, ये गेट खुलेगा, फिर यहाँ से रिसोर्स मशीन पे जाएगा। तो इसमें मूवमेंट का वेस्टेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलना पड़ रहा है उसको। क्यों ना ये यूं होता या यूं होता, कम से कम ट्रैवल करना पड़ता ताकि उसको टाइम भी बचता, एनर्जी बचती। तो हर जगह इवन इस हद तक गौर से देखा जाता है, जो लीन प्रोडक्शन करने जाते हैं इस हद तक देखते हैं कि ये बंदा यहाँ से पीछे मुड़ के टूल उठाता है और यहाँ पे आगे जाके उसको पेस्ट करता है, फिर वापस पीछे रखता है टूल को उठा के। तो इसमें उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि टूल उसको यहाँ पे मिल जाए, वो यूं करके स्टैम्प लगा, यूं छोड़ा, वापस ऊपर चले जाए, फिर यूं करके नीचे लगा, स्टैम्प लगा, यूं छोड़ा, ऊपर चले जाए। इसको यूं नहीं जाना पड़ेगा, पीछे ऊपर नीचे कर ले। तो इस तरह से सोचा रहे होते हैं, और फिर अवेलेबल करते हैं। फैक्ट्री तो बहुत बड़ी होती है, उसका फ्लोर, उसकी हाइट भी बहुत ऊंची होती है, तो ऊपर से टूल लटकाए जाते हैं। ये बजाय इससे कि मूव करना पड़े टूल के लिए, ऊपर से टूल लटका दो ताकि वो सिर्फ पकड़ के खींच ले उस टूल को, अपना काम करके वापस छोड़ दे। तो मूवमेंट की वेस्टेज भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज, मूवमेंट वेस्टेज। और बताएं? Unnecessary inventory. ओवर प्रोडक्शन भी हो गई अगर फिनिश गुड की, तो रॉ मटेरियल की ओवर इन्वेंट्री भी हो गई। ठीक है, ये भी वेस्टेज है। Motion. Any actions including bending or stretching movements of the body of the देखिए employee. ट्रांसपोर्टेशन is- इन्होंने अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट को अलग अलग एक्सप्लेन किया था, मैंने एक जगह कर दिया। अगर मशीन को ट्रांसपोर्ट करने में इधर से उधर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन आएगा। अगर ह्यूमंस को मूव करने में ज़्यादा वेस्ट ऑफ मूवमेंट हो रही है तो मोशन में आएगा। बात समझ में आ रही है ना? बेंडिंग मूवमेंट, वॉकिंग मूवमेंट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड अ हेल्थ रिस्क। फिर Over processing. If complex machinery is being used to perform simple tasks, then this is छोटा wasteful. सा काम है, बहुत बड़ा आपने मुश्किल मशीनरी यूज कर रहे हैं उसके लिए। काम छोटा सा, इससे सस्ती मशीन में हो सकता था जो कि आराम से इसका काम कर देती है। वो छोटी सी मिसाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर आपके डेली के प्रिंटिंग जो है वो 100 से 500 के दरमियान में है, तो आपको इतनी बड़ी फोटोकॉपी मशीन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटी सी मशीन जो कि सस्ती भी है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, वो लेके काम चला सकते हैं। जी, Defects. Any faults require the goods being fixed. ये भी एक बहुत बड़ा वेस्ट है। अब आप इस बात को समझिए, रोजाना 500 बोतलें बनाते हैं किसी दवा की, उसमें से 10 बोतलें खराब हो जाती। अब क्या होगा इन 10 बोतलों का? ये वापस पीछे जाएंगी। ये जो वेस्टेज है ना प्रोडक्शन के अंदर जो वेस्टेज है डिफेक्टिव होने की वजह से, ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। और हमारे यहाँ तो बहुत ही बड़ी कॉस्ट है ये। कितने % माल डिफेक्टिव निकलता है आप अंदाज़ा लगाइए। कि अगर मैं कहूँ कि एक फैक्ट्री है, उसका 10% माल डिफेक्टिव होता होगा। 10% तो गलती हो जाती है ना यार इंसान से, 10% तो होती है ना। तो 10% गलती का मतलब आप समझते हैं कि अगर मैं 1 मिलियन बॉटल्स बनाता हूँ तो उसका 10% का मतलब कितनी वेस्टेज होती होगी बॉटल्स की? सोचे, 1 मिलियन बॉटल्स पे 10 मिलियन 1 मिलियन प्रोडक्शन करता हूँ मैं बॉटल्स की, तो 10% कितना होता होगा इसका? 1 लाख वेस्टेज। अब मैं इसको पर मंथ और पर डे और पर वीक निकाल लूँ तो पता नहीं कहाँ से कम हो जाए बात। क्या ये पॉसिबल है कि किसी फैक्ट्री में इससे कम वेस्टेज होता हो? वेस्टेज तो होता होगा ना। आप सालन बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे लगता है, नहीं लगता है? देग में थोड़ा सा नीचे लग जाता है ना कुछ तो वेस्ट होता है ना। आप आग जलाते हैं चूल्हे पे, जैसे ही जलती है वैसे ही पतीला चूल्हे पे रखा हुआ होता है, जरा सी भी एनर्जी वेस्ट ना हो, ऐसा नहीं होता ना। थोड़ी सी आग तो हवा में ऐसी जलती रहती है, थोड़ी देर बाद आप पतीला रखते हैं तो उसमें से एनर्जी लेना शुरू करता है पतीला, ऐसा होता है। तो इसी तरह से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी ऐसा होता होगा ना।
आपने अभी मशीन के हथौड़े चलाने शुरू किए, 2-4 हथौड़े तो ऐसे वेस्ट हुए थोड़े से, फिर आपने ठीक से हथौड़ा मारा सही जगह पे, एनर्जी कहीं यूज़ हो रही है। आपने बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी मशीन थोड़ी सी तो खाली चलाई, फिर थोड़ा सा उसको काम पे लगाया। ऐसा करते हैं ना, ड्रिल मशीन चलाते हैं, थोड़ी खाली भी चलाते हैं, मज़ा मज़ा आता है उसको खाली चलाने में। तो ये वेस्टेज कितना कम कर सकते हैं आप? आपका जो डिफेक्ट्स हैं, रिसोर्स का वेस्टेज, डिफेक्ट्स का वेस्टेज, ये कितना कम कर सकते हैं? क्या ख्याल है आपका? हैं भाई? परसेंटेज में कोई गेस करें। 5% पे ला सकते हैं? आपको लगता है कि अपनी अपने हम खराब चीज़ें जो आइटम्स बनाते हैं, जो डिफेक्टेड आइटम्स बनाते हैं, उसमें 5% डिफेक्टेड हो, या उससे नीचे भी ला सकते हैं? हम जिस इंडस्ट्रियल दौर में रह रहे हैं, हम सिक्स सिग्मा के साथ रहते हैं। 6 in 1 million, सिक्स सिग्मा के साथ रह रहे हैं। तो प्रोडक्शन के अंदर इस लेवल की हमने एक्यूरेसी और एफिशिएंसी हासिल कर ली है दुनिया में, हमारे यहाँ होना ज़रूरी नहीं है, दुनिया में, कि मिलियंस में जाके कोई एक दो निकलते हैं डिफेक्ट, मिलियंस में कोई एक दो डिफेक्ट, उसके पीछे पूरी साइंस है। और सोचें, जिसके मिलियंस में कोई एक दो डिफेक्ट निकलता है, उसकी कॉस्ट कितनी बचती होगी, है ना? आप छोटी सी मिसाल है, आप कोक पिए, एक कोक पिए, फिर दूसरी पिए, फिर तीसरी पिए, फिर 500 पिए, फिर 800 पिए, फिर 2000 पिए, जिंदगी में जितनी भी कोक पिए, आपको कोई ऐसा कोई मेजर डिफेक्ट नहीं मिलेगा। बॉटल में, पैकेजिंग में, ढकने टूटे हुए हों, मिलते हैं, टूटे ढकने मिलते हैं कोक की बोतल में नॉर्मली, पेप्सी की बोतलों में, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में टूटे हुए ढकने मिलते हैं, क्रैक बोतलें नजर आती हैं आपको। ये एक डिफेक्ट है ना, हो सकता था बोतल में, नहीं होता। या आपको ये शिकायत हो, ये तो आधी भरी बोतल आ गई मेरे पास, नहीं होता ऐसा। मिलियंस में कोई एक डिफेक्टेड निकलता है। लेस के चिप्स खाए आपने, इंडस्ट्रियल प्रोसेस चिप्स है ना, तो इसमें चिप्स अच्छे नहीं है। हाँ, जब ट्रांसपोर्टेशन हो गई, दुकान पे रखे हुए, उसकी डिलीवरी डेट काफ़ी गुजर गई, तो थैली में से हवा निकल गई, अब उसमें जो है सीलन आ गई चिप्स में, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर उनके ड्यू डेट के अंदर अंदर आपने देखा, हर पैकेट एक जैसा पैक होता है। कभी देखा आपने कोई पैकेट थोड़ा टेढ़ा पैक हुआ हुआ? लोकल प्रोडक्ट्स में होता है ना ऐसा, कभी देखा आपने? लोकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, लोकल पापड़ के पैकेट जो होते हैं, उसमें कभी पैकेजिंग सीधी होती है, कभी टेढ़ी होती है, कभी वो नाम लिखा हुआ सीधा आ रहा होता है, कभी जहाँ नाम होता है उसी के ऊपर से वो प्रेस करके छाप देते हैं, तो वो नाम गायब हो जाता है, अजीब सी कटिंग होती है। लेकिन कभी आपने लेज में देखा कि वो टेढ़ा हो गया हो पैकेट, प्रिंटिंग गलत हो गई हो, जहाँ से पंच करते हो पंचिंग की जगह गलत हो गई हो? कभी नहीं होगा। होता होगा, होता होगा, लेकिन ये गलती कितनी होती होगी? मिलियंस में कोई जाके एक। तो हम इंडस्ट्रियली बहुत एफिशिएंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के दौर में जी रहे हैं जनाब हम। हाँ, पाकिस्तान में इसमें हमने बहुत ह्यूमन एरर्स की वजह से हमारा जो रेट ऑफ वेस्टेज है ना, वो अच्छा खासा है, डिफेक्ट्स का वेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन दुनिया बहुत कुछ सीख चुकी है कि कैसे हम मैनेज करें कि मिलियंस में जाके कोई एक एरर आए तो आए। बाज़ ट्रेन स्टेशन ऐसे हैं जिसको के 30-30 साल हो गए, आज तक कभी एक एक्सीडेंट नहीं हुआ वहाँ। स्टेशन मतलब वो सर्किट, ट्रेन का पूरा एक रूट है जो कि कंपनी मैनेज कर रही है, और उस रोड पे हाई स्पीड ट्रेन चलती है। 30-30 साल हो गए, आज तक कभी एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो कैसे ये प्रिएम्प्टिवली हम मैनेज कर लेते हैं, ये इंसान ने सीख लिया, इंसान ने सीखा है, ये आता है इंसान को। और इसमें जापानीज़ ने दुनिया को बहुत हेल्प किया है ये लीन होने में। ठीक है, अच्छा जी, ज़रा रूशबाजी बताएंगे अब मुझे, लीन प्रोडक्शन के क्या फ़ायदे हैं? ये लीजिए। Less storage of raw materials or components. बेनिफिट्स का मतलब हुआ, नंबर एक, कॉस्ट बचती है। लीन हो गई ना, तो कम रिसोर्स लग रहा है, कम लेबर लग रहा है, कॉस्ट बच रही है, कॉस्ट बच रही है। अब कॉस्ट बचने के कई तरीके हैं। एक तरीका है स्टोरेज कॉस्ट बच गई। आप चूंकि लीन प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो आप वेस्टेज नहीं कर रहे, आपने टाइम पे डिलीवर करना शुरू कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा बचा के नहीं रखना पड़ता। आपको पता है मैं तो बस 10 मिनट में एग्जैक्टली 50 बोतलें बना लेता हूँ, तो आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो आपको कम स्टॉक होल्ड करना पड़ता है, फिर स्टॉक और रॉ मटेरियल कम होता है, प्रोडक्शन का टाइम जो है वो
कम होता है, डिफेक्ट्स को सही करने का टाइम जो है वो कम होता है, इक्विपमेंट का खराबी, इक्विपमेंट का वेयर एंड टेयर, जब आप तरीके से काम करेंगे तो आपकी इक्विपमेंट भी ज्यादा अरसे चलेगी, तो इक्विपमेंट की लाइफ ज्यादा होती है, वेयर एंड टेयर कम होता है। लेबर की कॉस्ट, कैपिटल हायर करने की कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि आपको कम कैपिटल कम लेबर में गुजारा हो रहा होता है। हेल्थ और बेनिफिट्स, लोगों की सेहत बेहतर हो जाती है। नतीजतन प्राइस के साथ क्या होता होगा, प्राइस कम हो जाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या होती है, बढ़ जाती है, क्वालिटी इंप्रूव हो गई, प्राइस भी कम हो गई, सेटिस्फेक्शन बढ़ गई। तो अब लीन प्रोडक्शन के हवाले से पूरी साइंस है बेटा। लीन प्रोडक्शन के अंदर आप पीएचडी कर सकते हैं, वो भी, उसके भी कई डिपार्टमेंट्स हैं। लीन प्रोडक्शन एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, एक किताब का टॉपिक भी नहीं है, उस पर हर एरिया पे कई कई किताबें लिखी जा सकती हैं, जा चुकी हैं। तो आपके पास जो कवरेज अभी हम करेंगे लीन प्रोडक्शन के हवाले से, उसमें एक चीज़ है, एक नाम है जिसको कहते हैं काइजेन। क्या नाम है भाई, काइजेन। एक है JIT, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है। और तीसरी चीज़ है सेल प्रोडक्शन। अब इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको, बुक में नहीं भी होंगी तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूंगा आपको। काइजन इज अ टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। I try to do Kaizen in my personal life as well as my professional life as well. Although I am not producing manufacturing goods, I am a producer of services, but still we can do Kaizen. काइजन एक जापानी लफ्ज है, और काइजन का उर्दू तर्जुमा आप कह लीजिए, अंग्रेजी तर्जुमा आप कह लीजिए कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग इन बोथ द सेंस, क्वालिटी बेहतर करो और वेस्टेज कम करो कंटिन्यूअसली। रोज आज सोचो अब और कैसे कम हो सकता है, अब और कैसे कम हो सकता है, अब देखो और भी क्या कम हो सकता है, हाँ और भी कम, क्या अभी और कम हो सकता है, और भी कम हो सकता है। आप सोचो कि मैं कम से कम में कितने में गुजारा कर लूंगा, मैं कितने सामान में कम से कम गुजारा कर लूंगा। मेरे घर में 500 बर्तन है, मैंने कहा यार ये 3 ग्लास एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, इनको निकाल दो, इनको निकाल दिया, गुजारते हुए चला यार ये भगोने भी 4 एक्स्ट्रा, इनको भी निकाल सकता हूँ, उनको निकाले, बोल अरे काफी दिन हो गए गुजरते हुए, अंदाजा हो रहा है कि दूध के 2 ही ग्लास हो, एक ही ग्लास काफी है, दूसरे की जरूरत नहीं है, इसको भी निकाल दो। तो आप रोज कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते 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 एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप कहते हैं हम मैक्सिमम एफिशिएंसी पे अब आ चुके हैं अपनी। ठीक है, तो काइजन इज अ जापानीज टर्म, इट फोकसेस ऑन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट कंटिन्यूअसली, डेली। इस नजर से देखना कि हाउ कैन आई रिमूव वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मूवमेंट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ इक्विपमेंट, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैसे मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, उस पर आप गौर करते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये आइडियाज कौन देगा, उरूज बाजी, काइजन में वेस्ट को एलिमिनेट करने का आइडिया कौन देगा। जो इंटरेस्टिंग बात सीखी गई वो ये सीखी गई कि जो शख्स वो वेस्ट कर रहा है वही वो आइडिया दे सकता है, ऊपर से नहीं बता सकते। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ, मेरी क्लास टीचर किस तरह से मार्कर को यूज करती है वो वही बता सकती है कि मार्कर का यूज एफिशिएंटली कैसे हो सकता है, कहाँ कहाँ मार्कर वेस्ट हो रहा है, ये वो बता सकती है। मैं यहाँ से ऑर्डर नहीं चला सकता कि बस मैंने कह दिया ऐसे ही कर लो। तो काइजन के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये लर्न की गई कि काइजन हैपेंस एट दी वर्कशॉप लेवल। वर्कशॉप बोले तो जहां काम हो रहा है वहां काइजन होगा, तो वर्कर करेगा काइजन, वर्कर बताएगा कि जिस तरह से मैं काम कर रहा हूं अगर इसको थोड़ा सा ऐसे बेहतर कर ले तो क्यों ना ऐसे कर ले तो बेहतर हो जाए। ठीक है, तो जरा पढ़ के सुनाइएगा रूजबाजी मुझे यहां से सेकंड पैराग्राफ से। काइजन एलिमिनेट्स,
एक लाइन आप पढ़े, एक लाइन सबा पढ़े। ये रहा माइक, तैयार रहिएगा, कहीं भी रोक के सभाबाजी को बोल दूंगा मैम। Kaizen eliminates waste, for example, by getting rid of large amounts of inventory or reducing the amount of time taken for workers to work between jobs so that they eliminate unnecessary movements. नेक्स्ट सबा पढ़े, वापस आपके पास आएगा जी। When Kaizen is introduced, When Kaizen is introduced, the factory floor is reorganized by repositioning machines tightly together in cells in order to improve the flow of production through the factory. आगे The floor will be open and marked with color coded lines which map out the flow of materials through the production ये सब कुछ भी इन्होंने पहले से नहीं सीख लिया, आहिस्ता आहिस्ता सीखा कि फैक्ट्री को खोल दो। आप जरा अपनी डायग्राम देखिए, आपके पास एक डायग्राम है कि कैसे आड़ा टेढ़ी प्रोडक्शन होती थी। पहले 1 से 2 पे जाता था, 2 से 3 पे जाता था, ये स्टेप यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये फिर वापस यहाँ पे लेके आ रहा है, इसको फिर यहाँ पे लेके जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि पोजिशनिंग चेंज की, डिपार्टमेंट्स की पोजिशनिंग चेंज कर दी। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, जो काइजन की जो हमें अच्छी मिसालें मिलती हैं वो टोयोटा, होंडा, यहाँ से मिलती हैं, जापानीज टर्म है ना, तो टोयोटा या सुजुकी में भी इवन मिल जाती है। टोयोटा में जो काइजन होता है वर्कर लेवल पे हर दफ़ा बेहतरी की कोशिश करता है। उसी की मैं एक मिसाल दे रहा था कि तय किया गया कि टूल पीछे से रखा होता है, उसको उठा के आगे लेके आना पड़ता है, फिर वापस पीछे रखना होता है। क्यों ना हम टूल को ऊपर से लटका दें, इस तरह से हम ऊपर के ऊपर ही काम करके वहीं के वहीं छोड़ देंगे, हमारा टाइम बचेगा। इस लेवल पे वर्कर्स सोच रहे होते हैं ये मटेरियल यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यूँ जा रहा है, फिर यूँ जा रहा है, क्यों ना इसको मैं डिपार्टमेंट को मूव करूँ अपने इस तरह से कि मटेरियल एक फ्लो में चलना शुरू हो जाए। इसी वजह से पॉसिबल होती है असेंबली लाइन प्रोडक्शन। यहाँ से एक बंदा गाड़ी के शैसी को मूव करके ट्रैक्स पे चढ़ाता है और उसके बाद एक के बाद एक जो है वो डिपार्टमेंट उस पर काम करते चले जाते हैं। तो असेंबली लाइन प्रोडक्शन एक एफिशिएंटली चल सकता है काइजन की वजह से। जी दब्बार भाई को दीजिएगा, दब्बार भाई बताएंगे कि अगर काइजन होता है तो क्या फ़ायदे होते हैं। नीचे दिए हुए फ़ायदे, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी अब वही वर्कर्स ज़्यादा काम प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ स्पेस पहले से कम चाहिए, जाहिर है आपने सीख लिया। वर्क इन प्रोग्रेस रिड्यूस हो गया क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया, तो वर्क इन प्रोग्रेस रिड्यूस हो गया। इम्प्रूव्ड लेआउट ऑफ द फैक्ट्री का लेआउट बेहतर हो जाएगा तो एक्सीडेंट्स खत्म हो जाएंगे, लोगों की से ब्लंडर्स, गलतियां, मिस्टेक्स होना कम हो जाएंगी। बाकायदा इन्होंने ये भी सीखा हमने कि काइजन के अंदर जो है वो आप हर जगह को कलर कोड करें। यहाँ से इन्वेंट्री गुजर सकती है, यहाँ से मशीन गुजरती है, आप यहाँ वॉक नहीं कर सकते। बाकायदा कलर कोड किया होता है फैक्ट्रीज के अंदर, वो लाइनें बनी होती हैं, इस लाइन से पीछे आप नहीं जाएंगे, आपको कुछ चीज हिट कर सकती है और ये वाला ट्रक इस डॉटेड ट्रैक पे चलेगा। इसकी वजह से ऑटोमेटेड ट्रक्स बन गए, ऑटोमेटेड डिलीवरी ट्रक्स बन गए। छोटे छोटे ट्रक्स होते हैं, मतलब मशीन होती हैं, इलेक्ट्रिक मशीन होती हैं, वो डिलीवरी करती हैं। उसको पता होता है किस स्टेशन पे क्या चीज़ कब चाहिए, वो खुद जाएगी मटेरियल को वहाँ से खुद ब खुद उठाएगी आपके शॉप से और जाके फ्लोर पे लाके जिस जगह पे जरूरत होगी वहाँ खुद ब खुद ड्रॉप कर देगी। ऑटोमेटिक मशीन इन्वेंट्री डिलीवरी की बन गई है इसी काइजन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता। एक और कॉन्सेप्ट है जी, काइजन को बाहर जब आप होते हुए देखते हैं ना, फिर आपको सही मजा आता है, आप इमेजिन कर पाते हैं कि वर्क लाइफ कैसे और बेहतर की जा सकती है। जैपनीज तो अपनी टेबल को भी काइजन करते हैं बैठ के कि आज मैं जिस तरह से बैठा हूँ क्या इससे बेहतर तरीके से बैठ सकता हूँ, जिस तरफ मैंने अपना सामान रखा है, जहाँ मैं अपना पेन रखे हुआ हूँ, जिस जगह मैंने जहाँ से मैं इंक भर रहा हूँ, क्या इसको और बेहतर किया जा सकता है। तो इस हद तक वो काइजन कर रहे होते हैं। JIT, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल। जस्ट इन टाइम क्या मतलब समझ में आता है, बारी बारी बताएंगे मुझे। दुल्ला भाई जस्ट इन टाइम को किताब को छोड़ दे, मुझे बताएं आपको देख के क्या समझ में आता है लफ्ज सुन के। जस्ट इन टाइम का मतलब ऐसे इन्वेंट्री मैनेज करनी है कि जैसी डिमांड है वैसे इसको फुलफिल करने के लिए आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है, स्टॉक पहले अपना करें अपने पास। कुछ ऐसा हो जाए कि उरूज बाजी को जैसे ही पिज़्ज़ा में चीज़ डालने की ज़रूरत हो वो हाथ बढ़ाएं और इम्तियाज से पिज़्ज़ा चीज़ उनके पास आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? पॉज करते हैं। अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि अगर आप फैक्ट्री ऐसी जगह खोल लें जहाँ आपका सप्लायर बैठा हुआ है तो जस्ट इन टाइम पॉसिबल है। ओके, हो सकता है, ये भी एक रास्ता हो सकता है। समहाउ कुछ भी करके आप ना जस्ट इन टाइम का मतलब दोनों तरफ से है, ना रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़े ना फिनिश गुड की। तो जो आपका बायर है वो भी वहीं बैठा हो
और जो आपका सप्लायर वो भी वहीं बैठा हो। अब चीनी वाले, चीनी शुगर मिल्स होती हैं हमारे यहाँ, वो क्या करती हैं कि उनके पास इतने सारे बेचने वाले आए होते हैं बाहर, अब तक जी। उनका स्टॉक सस्ता नहीं हो जाता, तब सूख नहीं जाता गन्ना, तब लेकिन फिर- जस्ट इन टाइम का मतलब ये कि बाहर रश नहीं लगा हुआ हो, जब ज़रूरत हो तब मौजूद हो, जिस वक्त ज़रूरत हो उस वक्त मौजूद हो, पहले से स्टॉक बहुत सारा जमा किया हुआ हो और आगे भी ऐसे ही हो। तो इसका तरीक़ेकार पता है क्या होता है? रिजर्व पे रखते हैं। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप इस तरह से मैनेज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आज 100 यूज़ करनी है, वो जो मैंने एक चार्ट बनाया था, आज 100 यूज़ करनी है और बफ़र के लिए मैंने रखा कि चलो 50 बफ़र है, तो 50 बफ़र का मतलब 150 हो जाएगी। 50 बफ़र का मतलब क्या होगा कि अगर नहीं भी आएगी तो 50 तो होगी कम से कम, आज का दिन तो निकल जाएगा मेरा। आज मुझे 100 यूज़ करनी है तो टोटल इन्वेंट्री मुझे 150 चाहिए। 50 बफ़र के साथ आज अगर 100 यूज़ करनी है, टोटल इन्वेंट्री 150 चाहिए। तो मैं इस तरह से ऑर्डर करूं कि जैसे ही 50 हो वैसे ही अगली इन्वेंट्री आए। तो रोज के रोज मुझे इन्वेंट्री रिप्लेनिश हो जाए, रोज के रोज जितनी इन्वेंट्री मुझे चाहिए रोज के रोज उतनी वापस आ जाए। तो ये तब पॉसिबल होता है जब आपका और आपके सप्लायर का बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। बाज़ औक़ात ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है ऑनलाइन, इवन इसको कॉल नहीं करनी पड़ती, बल्कि इनकी फैक्ट्री की मशीन के साथ उनका जॉइंट होता है मामला, कि यहाँ से डेटा ऑटोमेटिकली जा रहा होता है कि ये 79th यूनिट बन चुका है, जैसी 80th यूनिट बनेगा यहाँ से ट्रक रवाना हो जाना चाहिए, ताकि 100th यूनिट से पहले पहले इनके पास इन्वेंट्री पहुँच चुकी हो। इस लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन पॉसिबल है। जस्ट इन टाइम के लिए आपको ज़रूरत होती है कि आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त हो, एक ऐसे मुल्क में आप रहते हो जहाँ पे इस तरह के डिलेज ना होते हो कि भाई आज ट्रैफिक जैम था इसलिए 4 घंटे लेट हो गए, ये वाले मसले ना होते हों। इन सब चीज़ों की वजह से आप जस्ट इन टाइम नहीं कर पाते। लेकिन अगर जस्ट इन टाइम हो जाए तो कितना फ़ायदा है ना, इन्वेंट्री होल्डिंग करने की कॉस्ट ख़त्म हो जाए आपकी। आप छोटी जगह फैक्ट्री लगा सकते हैं क्योंकि आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी, आपका वेयर हाउस स्पेस आपको नहीं चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं उठा के रखने आपको, यहाँ से बन रहे हैं वहाँ से निकल रहे हैं जा रहे हैं, लोग पैकेट्स लेके चले जाते हैं हाथ के हाथ। तो ये एक रिलायबल कनेक्शन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। मैंने जस्ट इन टाइम जो देखा पाकिस्तान में, अगर लिटरली देखने की बात करें तो वहाँ देख सका जहाँ पे मदर और चाइल्ड फर्म का रिलेशनशिप था, वहाँ जस्ट इन टाइम होते हुए तो देखा मैंने कि एक फैक्ट्री है जिसको उन्होंने 3 फैक्ट्रीज में तोड़ा हुआ है। एक जगह कपड़ा बुनता है, कपड़ा वीविंग होती है, एक जगह कपड़े की डाइंग होती है, उससे कलरिंग होती है, और एक जगह कपड़े की से स्टिचिंग यूनिट्स बने हुए। तो तीनों चूंकि एक ही प्रेमिसेस पे मौजूद हैं, 3 अलग अलग भाई चला रहे हैं उनको, तो वो जस्ट इन टाइम मैनेज कर पाते हैं कि धागा जैसे ही ख़त्म होने वाला होता है दूसरे वाला उस वक्त उसके दरवाजे पहुंचा देता है। इन्फॉर्मेशन भी बहुत क्लोजली आसानी से पहुंच सकती है, भाई है ना, तो एक दूसरे से शेयर कराने में उनको कोई खौफ नहीं है कि मेरा डेटा से शेयर होगा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो यूँ ऐसी जगहों पे जहाँ मदर और चाइल्ड रिलेटेड फैक्ट्रीज होती है ना, कि एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री की पेरेंट फैक्ट्री है, तो वो एक दूसरे को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, वहाँ तो मैंने देखा। अदरवाइज एग्जैक्टली प्योरली जस्ट इन टाइम 100% नहीं हो रहा होता, कुछ ना कुछ तो उसमें मार्जिन रखते ही हैं, रखना पड़ता है। इतना एफिशिएंट सिस्टम हमारे नॉर्मली हमारे मुल्क में तो नहीं होता। आगे चलें, प्रोडक्शन के कुछ छोटे छोटे से और मेथड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जब आप काम को छोटे छोटे स्टेप्स में ऐसे तोड़ देते हैं कि हर स्टेप अपनी जगह एक मुकम्मल काम होता है, इसको सेल्फ प्रोडक्शन कहते हैं। गाड़ी बनाने में हो सकता है, बड़ी कामों में होता है। गाड़ी बनाने में क्या क्या सेल हो सकते हैं, चलें आप ही बता दें, कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जिनको कंप्लीट सेपरेट स्टेप कहा जा सकता है। एक पूरा स्टेप है जिसमें गाड़ी की मेटल की चेसी बनाई जाती है। चेसी समझते हैं, जो उसकी बॉडी के मेन कंपोनेंट होते हैं ना, जो पिलर्स होते हैं, जो जिस पे कलर भी नहीं हुआ होता, पहिए भी नहीं लगे होते, सिर्फ मेटल की जो एक फॉर्मेशन गाड़ी की होती है, वो एक अलग पूरा यूनिट होता है।
वो बस जैसी बनाते हैं आगे निकालते हैं, जैसी बनाते हैं आगे निकालते हैं। कितनी अच्छी क्वालिटी की निकाल रहे हैं, कितनी जल्दी निकाल रहे हैं, कितने कम वक्त में निकाल रहे हैं, ये उनका अपने आप से मुकाबला होता है। ठीक है, एक पूरी की पूरी टीम है जो कि सिर्फ इंजन बनाती है, गाड़ी के इंजन के ऊपर काम करी, कितना एफिशिएंट इंजन बना रही है, कितना बेस्ट परफॉर्मिंग इंजन बना रही है। और क्या हो सकता होगा गाड़ी की प्रोडक्शन में, और क्या हो सकता होगा? और किस तरह के सेल बना सकते होंगे? ग्लास वर्क मेकिंग का एक सेल बना सकते हैं हम। ओके, एक सेल बनाते हैं जो कि पूरी असेंबली का सेल होता है। ये वो लोग, उनको काम होता है चीजें सारी एक जगह जोड़ना। ये अलग अलग सेल से सामान आके पहुंचा, अब इन्होंने फटाफट असेंबल करना है, टायर फिट करने हैं, शीशे लगाने, दरवाजे लगाने, टक 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 करके वो उनके पास मशीनें होती हैं, वो टाइट किए जाते हैं। और अब तो ये भी ऑटोमेट हो गया, ऑटोमेटिकली मशीनें कर रही होती हैं। और पेंट जॉब भी एक सेल हो सकता है जहाँ पे पेंट जॉब हो रही होती है। सेल बनाने से क्या होता है, एक सेल के अंदर रहते हुए उसी के वेस्टेजेस के ऊपर और कर सकते हैं। भाई आगे बंदा जो भी कर रहा है उसकी गलती है, हमारी गलती थोड़ी है। हम तो अपने काम को देखें कि हम कैसे मैक्सिमम स्पीड से कम रिसोर्सेज यूज करते हुए आगे काम निकाल सकते हैं। इसमें मोटिवेशन ज्यादा फील होती है। लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं, असल प्रोडक्ट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उनको अपना काम बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगता है। तो सेल प्रोडक्शन एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब प्रोडक्शन के मेथड्स में 3 तरह के मेथड्स आपके पास डिस्कस हो रहे हैं: जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और फ्लो प्रोडक्शन। अलग अलग सिचुएशन में आप ये करते हैं: जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और फ्लो प्रोडक्शन। अब आप लोग बताएंगे मुझे क्या क्या होता है। तो मैं तीनों बता दूं? जी, पहले आप जॉब बताएंगे, फिर आप जवार भाई फ्लो बताएंगे, तीनों बैच बता दो। बताएंगे, फिर फ्लो बताएंगे। जॉब प्रोडक्शन क्या होता है अब्दुल्ला भाई, आप जॉब बताइए। प्रोडक्शन होता है जो एक वक्त में एक मटेरियल बनाया जा रहा होता है। इसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अब स्पेशलाइज्ड वो होती है ना, स्पेशल ड्रेसेस होती हैं, वेडिंग ड्रेसेस होती हैं, या फिर किसी खास मकसद के लिए बनाई जाने वाली ड्रेस होती है। इस पे एक ड्रेस पे बहुत मेहनत लगती है। कोई भी प्रोडक्ट लें, इस पे एक वक्त में बहुत टाइम लगता है। जॉब प्रोडक्शन है जिसमें एक वक्त में एक यूनिट तैयार हो रहा है, सब लोग मिलके पहले वो यूनिट तैयार करेंगे, उस यूनिट को डिलीवर करेंगे, फिर अगले यूनिट पे सब लोग काम करेंगे। ये जॉब है। सारी टीम मिलके एक चीज बना रही है, जैसे फरारी होती है, फरारी एक वक्त में एक बनती है, सारी टीम मिलके एक फरारी बनाती है, जब वो निकलती है तो फिर दूसरी फरारी पे सब मिलके काम शुरू करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपने ड्रेस की मिसाल दी, या कोई खास कुकिंग डिश है जो खास चीज है वो आपको स्पेशली डिलीवर करनी है। जॉब प्रोडक्शन वेयर यू आर वर्किंग ऑन अ वन प्रोडक्ट। किन किन एरियाज के लिए सूटेबल है अब्दुल्ला भाई, आप बताएंगे पहले जॉब प्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर पर्सनल सर्विसेज और वन ऑफ प्रोडक्ट्स। जी, जो एक दफा बनाने हैं आपको। द प्रोडक्ट नीड्स द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, यानी टेलर्ड होती है ये, कि आप जी, बंदा अपने हिसाब से बनवा सकते जैसे कि बहुत बड़े कोई प्रिंस आए हैं, उनकी मैनिक्योर पेडिक्योर हेयर कटिंग सलून है। अब वो सलून बैच प्रोडक्शन नहीं कर रहा होगा, एक साथ 15 लोगों के नहीं काटेगा, होगा भाई एक के काटेंगे और खूब कमाएंगे। उनके उनके बाल नाखून हाथ पाँव काटने के हम जो है 10 लाख रुपए चार्ज करेंगे, मतलब सही करने के 10 लाख रुपए चार्ज करेंगे, लेकिन एक ही बंदे से हम पूरा कमा लेंगे। तो स्पेशलाइज सर्विसेज थी। तो ये जॉब प्रोडक्शन है, सब बैच नहीं होगा कि आज भाई सारे लेट जाओ, 15-15 एक साथ में आएंगे, 15-15 एक साथ निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्पेशलाइज सर्विसेज होती हैं जो टेलर्ड होती हैं किसी खास बंदे के हिसाब से। आगे बताएं। द वर्कर्स ऑफन हैव मोर वेरिड जॉब। एक बंदा एक से ज्यादा काम कर रहा होता है, क्योंकि जॉब प्रोडक्शन है ना, तो आपको बहुत सारे काम एक वक्त में करने हो सकते हैं। यार टायर भी तुम उठा के ले आओ और तुम ऐसे करो कि ये टायर भी तुम ही कर दो। स्पेशलाइज जॉब नहीं होती इसमें, एक बंदे के बाद एक से ज्यादा काम हो रहे होते हैं। अभी तुमने हाथ पाथ उसके साफ कर लिए, जाओ तो पाँव साफ कर लो, पाँव साफ कर लिए, चलो शाबाश तुम आई लैशेस पे काम कर लो। तो एक बंदे को एक से ज्यादा काम ये पे हो सकते हैं। जी मोर वेरिड वर्क इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोटिवेशन, गिविंग देम ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन। हाँ, जब इंसान एक ही काम मुसलसल किया जाता है तो वो डिससेटिस्फाई होने लगता है, तो जब वो मुख्तलिफ काम करना शुरू करता है तो उसको अच्छा लगता है, तो इससे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। और It is flexible and often used for high quality goods and services, meaning that a higher price can be charged. जब आप जॉब प्रोडक्शन करते हैं तो उन्हीं चीज़ों में करते हैं कि पैसे पे फिर आप आई चार्ज करते हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको कि जब प्रिंस को आप एक जॉब प्रोडक्शन देंगे, यानी एक ही बंदे को खाली उसी का काम कर रहे हैं, तो उससे पैसे भी चार्ज करेंगे। जैसे फरारी की प्राइस से ज़्यादा प्राइस है, जॉब प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा प्राइस पड़ती है। जी जवार भाई, बैच प्रोडक्शन क्या होती है? This is a very similar product
This is where similar products are made in blocks or batches. क्या मतलब हुआ इसका, मतलब समझाएंगे? मतलब जो है एक दफ़ा जो है टेबल्स बनाई जा रही हैं, उसके बाद फिर जो है उसी के बाद जो है आप चेयर्स बना रहे हो. यूं कह लें कि एक जैसे प्रोडक्ट्स मशीनरी की मदद से हम एक साथ बहुत सारे तैयार कर सकते होंगे, तो इसको हम बैच कहते हैं. जैसे कि मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें एक वक्त में एक बोतल में पानी भरते हैं, फिर वो आगे जाती है, फिर दूसरी में पानी भरते हैं, फिर वो आगे जाती है, फिर तीसरी में पानी भरते हैं. ये बैच प्रोडक्शन नहीं है. बैच प्रोडक्शन ये है कि मेरे पास एक साथ 20 बोतलें आती हैं, उनमें एक साथ पानी भरता है, वो आगे जाती हैं, उनके ऊपर एक साथ लेबल लगता है, वो आगे जाती हैं, उनके अंदर एक साथ कैप टाइट होते हैं, वो आगे जाती हैं, वो एक साथ कार्टन में पैक होती हैं और आगे जाती हैं. आपके स्कूलों में भी बैच प्रोडक्शन होती है. एक साथ बच्चे आते हैं क्लासों में, एक साथ सारे सब्जेक्ट्स निकालते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ अगले साल आगे चले जाते हैं. जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको निकाल देते हैं बाहर, आप है ना, डिफेक्टेड पीसेस बाहर निकल आते हैं. फ्लो प्रोडक्शन नहीं होती स्कूलों में फ्लो प्रोडक्शन नहीं होती, बैच प्रोडक्शन होती है. 40 बच्चे आए क्लास में, 40 बच्चों को टोपी कराई, 40 बच्चे अगली क्लास में, 40 बच्चे आए, 40 बच्चों को टोपी कराई, 40 बच्चे अगली क्लास में. ठीक है. तो यही बिल्कुल ऐसे ही आप बैच प्रोडक्शन के अंदर एक साथ, जैसे आप बिस्किट्स बेक करते हैं, एक साथ कितने बिस्किट बेक करते हैं? एक वक्त में एक बिस्किट बेक नहीं कर रहे होते, बल्कि एक साथ आप 40-40, 50-50, 200-200, 500-500 एक साथ बिस्किट्स बेक करते हैं. बैचेस होते हैं बैचेस होते हैं. बैच समझ में आ गया? बैच प्रोडक्शन. में आप ये बैच का वो भी हो सकता है क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ किया जा सकता है, इसलिए बैच को जो है वो, दवाओं की फैक्ट्रियों में बैचेस होते हैं. जी जी, जवाहर भाई, एडवांटेज क्या है? हो गई तो उसका स्पेसिफिक बैच को वापस बुलाना पड़ेगा खाली. जी. This is a flexible way of working and production can easily be changed from one product to another. एक बैच को किसी तरह से तैयार किया, दूसरे बैच को किसी और तैयार किया. एक चॉकलेट के बैच निकाल दो, दूसरा वनीला का बैच निकाल देना, तीसरा किसी और चीज़ का. तो ये पॉसिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है बैचेस के अंदर. और It still gives some variety to workers' job. एक बैच से दूसरे बैच में वैरायटी भी दी जा सकती है कि वर्कर चूंकि मुख्तलिफ बैचेस से मुख्तलिफ चीज़ें बना रहा है, तो उसको थोड़ी बहुत वैरायटी तो मिलेगी. It allows लेकिन more. दायरा ये उतनी वैरायटी नहीं मिलेगी वर्कर को जितनी के जॉब प्रोडक्शन में मिलती है, कि बिल्कुल ही पूरी की पूरी मशीन वो अकेला तैयार कर रहा है, उसका पूरा ग्रुप तैयार कर रहा है, तो सारे काम ही वो देख रहा है. ऐसा नहीं होता. It allows more variety to products which would otherwise be identical. This बैचेस gives- में है ना, तो एक बैच अलग, दूसरा बैच अलग, तो आपके आउटपुट की भी वैरायटी मिल रही है आपको. और This gives more consumer choice. हम्म, Production may not be affected to any great extent if machinery breakdown. एक बैच बन के निकल चुका है, दूसरे बैच के दरमियान मशीनरी रुकी, तो आपने उसको ठीक करवा लिया, लेकिन पूरा एक बैच तो जा चुका है. ठीक है, आगे चलें. डिसएडवांटेजेस क्या है? It can be expensive as semi-finished products will be need moving out to the next production. बैच प्रोडक्शन जो है उसके अंदर आप मुख्तलिफ स्टेजेस में प्रोडक्शन करते हैं. पहले सारे एक साथ सारी बोतलें आएंगी, एक साथ सारी बोतलों के ऊपर की सफाई होगी, एक साथ सारी बोतलों में पानी भरा जाएगा, एक साथ सारी बोतलों में कैप लगाया जाएगा, एक साथ सारी. ऐसा नहीं कर सकते आप कि पहले एक बोतल तैयार कर दूं, सस्ती पड़ेगी, फिर दूसरी बोतल तैयार करूंगा. नहीं, मामला शुरू ही 200 बोतलों से साथ साथ होगा. एक वक्त में एक बोतल पे काम करके आप काम शुरुआत करने के लिए आपको अच्छा बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है बैच प्रोडक्शन. फिर Machines have to be reset between production batches, which means there is a delay in production and output is lost. ठीक है. Warehouse space will be needed for inventories of बैच raw प्रोडक्शन में materials. एक साथ बहुत सारे इन हो रहे हैं और एक साथ बहुत सारे आउट हो रहे हैं, तो उसमें वेयर हाउस ज़्यादा चाहिए होता है आपको. वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी चाहिए होता है और फिनिश गुड्स के लिए भी चाहिए होता है. आगे कर दें जी, पास कर दें. फ्लो प्रोडक्शन. फ्लो प्रोडक्शन में आप ब्रेकडाउन को अफोर्ड नहीं करते. जी, फ्लो क्या होती है? अब फ्लो बैच मिक्स नहीं होता है, बैचेस का फ्लो. हाँ जी, फ्लो प्रोडक्शन क्या होती है उरूज बाजी? नाम से ही पता चल रहा है यार. जब एक मुसलसल, जी बताइए. इंग्लिश में लिखा है, पेज नंबर बता देता हूँ, 222 पेज नंबर है, नेल्सन फिगर है. This is when large quantities of a product are produced in a continuous process. कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक बोतल भरी भी, दूसरी भरी भी, तीसरी भरी भी, चौथी भरी भी, पांचवी भरी. वक्त की बरकत देखें, आपके वक्त गुजर नहीं रहा माशाल्लाह, है ना. भरते चले जा रहे हैं आप बोतल ले बोतल. ये कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन है.
ठीक है। और बेहतरीन फ्लो प्रोडक्शन के अंदर जो बेहतरीन आपको फ़ायदा होता है, आप मशीनरीज यूज़ कर सकते हैं कि एक चीज़ गुजरी फिर दूसरी चीज़ गुजरी, मशीन एक ही एक्शन परफॉर्म करती रहेगी बार बार, नीचे आएगी बोतल भरेगी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी बोतल भरेगी ऊपर जाएगी। अच्छा मैंने ये बताया आपको कि फ्लो में भी बैचेज हो सकते हैं, 10 बोतलें एक साथ आ रही हैं, 10 में बोतल भर रही है, 10 आगे जा रही है, 10, तो फ्लो भी बना हुआ है और बैचेज में भी काम चल रहा है। अच्छा आगे चलें। It is sometimes referred to as a mass production because of the large quantity of a standardized product that is produced. It is called flow production because products look as if they are flowing down the production line. The basic ingredients are put together at one end of the production line, and the product moves down, uh, and more parts are added, and so on until the product is finished and packaged ready for sale. Large numbers of identical products are made, and the cost of production are low. Examples of the product produced in this way include cars, cameras, televisions, packaged foods, and drinks. In fact, any mass-produced and standardized product which is sold to a market will be produced in this way. बात समझ में आ गई? कोई मुश्किल बात थी इसमें? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस हैं, पहला है there is a high output of standardized एक products. जैसे प्रोडक्ट्स और बहुत बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। और दूसरा है cost of making each item are kept low. तो उसकी वजह से कीमत नीचे रह सकती है, It is easy for capital intensive यानी लेबर production. कम हो जाएगा। कैपिटल इंटेंसिव होगा तो लेबर कम हो जाएगा, कम लेबर की मदद से अब इसका मतलब है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट और कम आएंगी। इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी लेकिन फिर पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो है ना, इसकी वजह से वर्कर्स स्पेसिफिक एरियाज में स्पेशलाइज कर जाते हैं। कर लेते हैं, ये एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा कंपनी को है कि स्पेशलाइज वर्कर जो है वो अपने काम में ज़्यादा माहिर होता है। वर्कर के लिए नुकसान ये होता है कि उसकी फिर जॉब बोरिंग हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, एक ही जैसे काम, एक ही जैसे काम। हाँ लेबर मोबिलिटी। जी आगे चलें। It may benefit from economies of scales in इकोनॉमी ऑफ purchasing. स्केल का मतलब क्या होता है? साइज बड़ा होने की वजह से कारोबार को बचत होना। बचते होना। तो चूंकि इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है तो फिर आप ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते हैं, बड़ा रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, इसकी वजह से आपको सस्ता पड़ेगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल। और Low average costs and therefore low prices usually mean high sales. ओके आगे चलें। Automated production lines can operate on 24 आवर्स अ डे काम चला सकते हैं, बंदे हैं ही नहीं काम करने वाले, मशीनें चल रही हैं, तो धड़ अब चलाए जाओ चलाए जाओ। There is no need to move goods from one part of the factory to another as with batch production, so time is saved. मुसलसल एक बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है, उस पर खुद ब खुद सामान आगे चलता चले जा रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सामान को पहुंचाने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? It is a very boring system for the workers, so there is little job satisfaction, leading to a lack of motivation for employees. इससे बड़ी मशहूर सी चार्ली चैपलिन की फिल्म है, वो देख लें आप। चार्ली चैपलिन जो है वो कब की ब्लैक एंड वाइट फिल्म है। चार्ली चैपलिन भाई को जो है वो फैक्ट्री में काम करते हैं सभाबाजी, और उनका काम होता है अपने दोनों हाथ से वो बस 2 नट्स टाइट करते हैं, अब आगे चली जाती है, 2 नट टाइट करते हैं आगे चली जाती है, 2 नट टाइट करते हैं आगे चली जाती है। अब वो ऐसे ऐसे हाथ घुमाने की उनकी ऐसी आदत हो जाती है, अब वो जिधर जाता है उसके नट टाइट कर देते हैं, उसके मुंह के नट टाइट कर देते हैं, उसके कान के नट टाइट कर, हाथ ही नहीं रुकता उनका। फिर वो वहाँ से वो जो कहानी तफरी शुरू होती है तो वो तफरी ख़त्म नहीं होती, उनसे खूब गड़बड़ें होती हैं, खूब गलतियाँ होती हैं, हाथ लेके उनके नट टाइट करने पे ही फिक्स हो जाते हैं, तो ये डिसएडवांटेज होता है। अगला है there are significant storage requirements. यस, मुसलसल प्रोडक्ट निकलता चले जा रहे हैं तो उसको कहीं रखेंगे तो ना, वैसे तो नहीं छोड़ सकते, तो स्टोरेज रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होती है फ्लो प्रोडक्शन की। The capital cost of setting up the production Is line very can high. be very high. ज़ाहिर है इतनी स्पेशलाइज मशीनरी चाहिए, हर स्टेप पे एक मशीन लगी हुई है, ढक्कन टाइट करने की अलग, लेबल लगाने की अलग, पानी भरने की अलग, तो फिर मशीनरी आपको एक्सटेंसिव चाहिए। एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक मशीन भी रुक गई तो पूरी प्रोडक्शन लाइन पे मसला होगा, वो पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक जाती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब हमारा जो कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं, किस टाइप की प्रोडक्शन किस प्रोडक्ट के साथ यूज हो सकती है? जाहिर है अगर आपका यूनिक प्रोडक्ट है तो आप कौन सी प्रोडक्शन करेंगे? अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो रिपीटेडली बनाया जा सकता है, फ्लो या बैच में जाएंगे।
मार्केट साइज कितना है? मार्केट साइज इतना सा है, उसमें फ्लो प्रोडक्शन में जाने का क्या फायदा? छोटी सी मार्केट है। कालीन बनाते हैं आप, महीने में 4 लोग लेके जाते हैं, तो आप हाथ से बनवा सकते हैं कालीन। लेकिन अगर वही कालीन आपके पास डिमांड में आ गई इतनी कि आपके पास महीने के जो है वो 5,000 कस्टमर आ रहे हैं, आप कहेंगे मैं जॉब प्रोडक्शन नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए असेंबली लाइन में कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगानी पड़ेगी। इवन अगर हम लोग जो है ना, अगर 4 ही बिकते हैं और उसके लिए हम फैक्ट्री लगा लें तो हमें कॉस्ट, बल्कि वो लॉस ही होगा। लॉस में जाएगा ना, फैक्ट्री लगाने का फायदा नहीं। कितनी डिमांड है, इस बिजनेस का साइज कितना बड़ा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनकी मदद से हमें फैसला करते हैं। अभी बताइए, क्या टेक्नोलॉजी ने इन प्रोडक्शन मेथड्स में हमारी कोई हेल्प की है? ये हमारा आखिरी सवाल है। जी। तो कुछ टर्म्स हैं वो हम यूज करते हैं। सभाबाजी को पकड़ाइए जरा। ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है सभाबाजी? टेक्नोलॉजी से होने वाले कुछ चेंजेस की बात हो रही है, तो ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है? कि जहाँ भी माइक पहले करीब करके। जहाँ भी पहले automation is where the equipment used in the factory is controlled by a computer to carry out mechanical खुद processes. ब खुद चले, बंदों की जरूरत खत्म हो जाए, ऑटोमेशन ये होती है। मशीनें भी खुद ही चलें। जी। सभाबाजी, मैकेनाइजेशन क्या होती है? Mechanization is where the production is done by machines or operated by people, for example, a printing press. मैकेनाइजेशन का मतलब मशीन्स को यूज करें लेकिन लोग भी इसमें इस्तेमाल हो रहे हो। फुल्ली ऑटोमेटेड का मतलब तो बंदे यूज ही नहीं हो रहे। जी उरूजबाजी, कैड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड Aided डिजाइन का design. मतलब क्या होता है? कि अब क्या है कि आपको कोई पार्ट बनाना है, बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक गाड़ी का पुर्जा है, वो आपको बनाना है और वो मेटल का बनाना है। तो आपने डिजाइन करके कंप्यूटर में फीड किया और कंप्यूटर की सीएनसी मशीन ऑटोमेटिकली वो डिजाइन को आपके लिए तैयार करके दे देगी। मशीन कटिंग करेगी एक्यूरेटली लेजर से। तो ये जो डिजाइन था कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके ऊपर आप बनाते हैं। ऑटो कैड भी उनमें से एक है, ये और भी बहुत सारे कैड के डिजाइन के सॉफ्टवेयर हैं। उस पर आप में पीस डिजाइन करते हैं और मशीन खुद ब खुद बना के आपको देती है। डिजाइन में भी हो जाता है ना, आपको बिल्डिंग का डिजाइन बनाना है और बार-बार पेपर पे बनाने वाले एक तरफ ऑटोकैड को बना के दे दिया आपने। जी जी। अब तो बिल्डिंग भी 3D प्रिंटर से प्रिंट होकर बन रही है। अभी सऊदीया में एक खातून ने अपने मियाँ के मरने के बाद उनकी याद में एक मस्जिद बनाई 3D प्रिंटर से, यानी उसके सारे पार्ट्स प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट होकर निकाले गए। बाकी जो हमारे कन्वेंशनल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हुआ उसमें। इंटरेस्टिंग है खबर, अभी आई थी। 3D प्रिंटर समझते हैं ना? हाँ। 3D प्रिंटर क्या होता है? उसके अंदर मुख्तलिफ मटीरियल्स की ट्यूब्स मौजूद होती हैं और जिनकी मदद से वो उनको कंपोजिट बना के कोई चीज़ प्रिंट करता है 3D में। जैसे आपको एक पेन बनवाना है तो पेन बना देगा 3D प्रिंटर आपको। तो 3D प्रिंटर से प्रिंटिंग के एक बहुत बड़ा एडवांटेज उठाते हैं स्पेस में। जहाँ पे हर तरह का मटेरियल अवेलेबल नहीं है, 3D प्रिंटर वहाँ ले जाते हैं और मुख्तलिफ पार्ट्स 3D प्रिंट करवा के जो चीज़ ख़राब होती है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लोकली भी यहाँ पे भी अब बहुत सारे काम, खासतौर पर प्लास्टिक्स में तो 3D प्रिंटर बहुत है, यूज़फुल है। तभी एक खातून ने मस्जिद बनाई 3D प्रिंटेड मटेरियल से। तो उसकी वीडियोस या उसकी तफसीलात देखिएगा आप, मौजूद हैं। कैम क्या है जी? कौन बता रहा था? आप बताएं। Computer aided manufacture is where computers monitor the production process and control machines or robots on the factory floor. यानी ये पूरा जो फ्लो है प्रोडक्शन का वो खुद ही कंप्यूटर मैनेज कर रहा है, बंदे की जरूरत नहीं पड़ी। और CIM कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? Is the total computer integrated manufacturing is the total integration of computer aided design and computer aided manufacturing. The computers that design the products are linked directly to the computers that aid the manufacturing products. यानी आपने सिर्फ एक Process. दफ़ा डिज़ाइन इस पर इनपुट किया, आगे पूरा का पूरा काम ये कंप्यूटर खुद ही करवा देंगे मशीन से। टेक्नोलॉजी जो है प्रोडक्टिविटी के अंदर भी कुछ इजाफा कर पाती है। तो कुछ इन्होंने पेमेंट मेथड्स को भी इम्प्रूव करती है, बिल्स की भी अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है। क्या क्या नाम है वो नाम बता दें जी जबार भाई। POS मशहूर नाम है, POS पॉइंट ऑफ सेल्स। तो EPOS क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स। बस जल्दी से अपने खुद ही बता दें, हम नहीं जाते, इम्तियाज नहीं जाते वहाँ पे। आपको चेकआउट करने के लिए क्या करना होता है? सामान कौन गिनता है? एक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल है, उसके सामने से गुजारते जाएं, टिक 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 करके आवाज आती जाती है और सामान गिनती जाती है। ओके, EFTPOS। ये क्या होता है? Electronic EFTA
EFT POS इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। ये आप करते हैं जब आप सामान खरीदते हैं, उसके बाद आप करते हैं, कैश तो नहीं देते, उनको कार्ड पकड़ाते हैं और पैसे आपके पॉइंट ऑफ सेल पे ही वहीं खड़े खड़े पैसे आपके ट्रांसफर हो जाते हैं सामने वाले बंदे के पास। इसका भी कोई नया लेवल आ गया है? कॉन्टैक्टलेस हमारे यहाँ तो कुछ लेवल ही नहीं है भाई, अभी दुनिया में तो कहाँ से कहाँ लेवल पहुंच गया। ज़्यादा दुनिया में दूर कहाँ जाओ, इंडिया में चले जाओ। अब तो बंद कबाब वाला जो है ना, उसको भी कैश नहीं देना होता, उसने अपने पास लगा जायज़ कैश भी नहीं देना। हमारे यहाँ तो होता है ना भाई, अपना जायज़ कैश नंबर बताओ, वो नंबर बताएगा, फिर आप उसमें अपनी ऐप खोलेंगे, फिर उसके अंदर जाके उसका इनपुट करेंगे, फिर वो अपनी ऐप खोलेगा, वो चेक करेगा पैसे आ गए, वो कहेगा हाँ भाई पैसे आ गए। हमारे यहाँ तो ये मामला है। अब इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा इंटीग्रेट कर चुके हैं वो लोग कि अब बंद कबाब वाला, रेडी वाला, छाबड़ी वाला, फल वाला, फ्रूट वाला, आपने कहा भाई ये सामान दे दो, दे दिया। उसके बाद उसके उसके पास एक ना वो है QR कोड का है, तो आपने बस वो QR कोड स्कैन किया, अमाउंट डाली, ओके, पैसे चले गए। और अब उसने उनके पास ये भी आ गया है कि उनके पास एक छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है, तो आपने अमाउंट डाली, ओके किया, उसके बाद स्पीकर में से बात आ गई 200 रुपये आ गए, चलो भाई 200 आ गए। उस पर जोक्स भी बने हैं ना कि बंदा वहाँ से मुंह निकाल के अपने मुंह से बोलता है 300 रुपये आ गए, चलो भाई समझता है आ गए। इस तरह के वो मीम्स भी बने हुए हैं इसके। और वो थी वीडियो, पता नहीं कौन था वो, दुबई की वीडियो थी कि वो कौन सी शॉप है, उस शॉप के अंदर अगर आप शेल्फ पे से वो उठा लेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, हाँ, रखेंगे तो वो रिफंड हो जाएगा। ऑटोमेटिक शॉप है जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, पे पैसे कट शेल्फ से उठाएंगे, चीज़ में से वापस पैसे आपके रखेंगे, अकाउंट से वापस कट जाएंगे, वापस रखेंगे। आप जब एंटर होते हैं स्कैन तो आपको NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू स्कैन किया जाता है, और फिर उसके बाद आपके आपके कोड से आप जिस चीज़ को छूते हैं ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट से पैसे कटना शुरू कार्ड हो। होता है आपके पास जी। ठीक है, फिर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, ये क्या होती है? नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं, कार्ड ट्रांसफर, लेकिन विदाउट पैसे, विदाउट पासवर्ड। अब आपके, हाँ स्वाइप कर दें, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर NFC मौजूद है, आपने उसकी मशीन पे स्वाइप कर दिया, पासवर्ड डालने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका उसकी मशीन से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, उस एनवायरनमेंट से आपका कोई ताल्लुक नहीं हुआ, गुजार दिया आपने ऊपर से, आपने अपने पास से पासवर्ड डाला, उसके बाद पैसे आ गए। ठीक है, तो बिल्कुल ही कॉन्टैक्टलेस हो गई सिचुएशन। ठीक है, तो खत्म हो गए। नई टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, फिर चैप्टर खत्म है। जी भाई, क्या एडवांटेजेस है नई टेक्नोलॉजी के? प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर एज न्यू प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, तेज बताएं आगे से, चलें इस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन, मोर स्किल्ड वर्कर्स मे बी नीडेड टू यूज एंड मेंटेन द न्यू टेक्नोलॉजी। प्रोडक्टिविटी, जॉब सेटिस्फेक्शन वहां बढ़ती है जहां कोई स्किल्ड काम रिक्वायर्ड है। टेक्नोलॉजी की वजह से अगर खाली बटन दबाने का काम आ गया तो फिर वहां भी जॉब सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, बटन दबाते रहो बैठ के टीट टीट। और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूसिंग, जब ज़ाहिर है एक्यूरेट प्रोडक्शन हो रही है, कंप्यूटर एडेड प्रोडक्शन हो रही है, तो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, कम्युनिकेशन क्विक हो जाएगी, क्योंकि अब मशीन मशीन से कम्युनिकेट कर रही है। the information that is available to managers through the use of IT is much जी, greater फैसला and करने this के लिए should ज़्यादा result in बेहतर better इन्फॉर्मेशन and अवेलेबल है। visibility. हाईटेक प्रोडक्ट्स जो हैं वो नई टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर बन सकते हैं। डिसएडवांटेज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, Unemployment could rise as machines, computers replace the ये technical हमेशा minds की of का एक people. शक रहा है हमारा कि मशीन आएगी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, क्या ये अभी तक साबित हो सका है? मशीन आती है तो उस मशीन को यूज करने वाले, उसको प्रोग्राम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ किसी जाती हद है, तक तो होती एक वक्त में कुछ देर के लिए उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फील होती है, लेकिन फिर अगली ही जॉब्स उसी की वजह से मजीद क्रिएट हो जाती हैं। उसकी एक एग्जांपल ऐसे हम वो है ना, गाड़ियों के पहले गाड़ियां लोग असेंबली करते थे, वो सारी असेंबली मशीन्स करती है, लेकिन मशीन्स को चलाने वाला या उसको सही करने के लिए भी लोग चाहिए। मेंटेनेंस है, हमें डिजाइन है। ये भी है कि ये समझते थे कंप्यूटर आ जाएगा तो उससे जो है ना वो मतलब जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन अब कंप्यूटर की के लिए ही कितने लोगों की जॉब उसी से क्रिएट हो रही है। लेकिन इसके AI इसको खत्म कर देगा। वो भी अभी लोगों का ख्याल है, कुछ अरसे लोगों फिर का पता एक चलेगा ख्याल कि AI को भी ऑपरेट करने वो का एक भी एग्जांपल चार्ली इन द चॉकलेट फैक्ट्री में भी थी कि उसके अब्बा जो थे वो टूथब्रश की फैक्ट्री में काम करते थे, उनको निकाल दिया था जॉब से, मशीनें आ गई थी, फिर वो वापस हायर कर लिए थे कि मशीन खराब हो रही थी तो उसको सही करने के लिए उनको एज अ फिक्सर अच्छा, मैकेनिक और बता दें, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है, जब जितनी नई टेक्नोलॉजी आती जा रही होती है इन्वेस्टमेंट महंगी होती जा रही है, आसान नहीं है हर एक के लिए बिजनेस खोलना। और
Employees may be unhappy with the changes in their work practices when new technology is introduced. जी, चेंज अपने अंदर लेके आना आसान नहीं होता। New technology is changing all the time and will आपकी often become इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ अरसे में आउटडेटेड हो जाती है, क्योंकि उसके बाद थोड़े दिन में नई फैक्ट्री, नई मशीन, नई प्रोडक्शन, नई असेंबली लाइन शुरू हो चुकी होती है। ठीक है भाई, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड ऑपरेशंस, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स हमने देखी। ऑपरेशन मेथड्स, काइजन, कैनबैन, अच्छा कैनबैन तो नहीं है आपके पास, सॉरी, सेल प्रोडक्शन, काइजन, जस्ट इन टाइम, ये हमने देखा। और इसमें बहुत मज़ेदार से कॉन्सेप्ट्स और भी हैं। सिक्स सिग्मा मैंने कहा था एक और कॉन्सेप्ट है, इस पर हम इंशाल्लाह क्वालिटी कंट्रोल पे जब बात करेंगे तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर को एंड करते हैं और फ़ौरन ही दूसरी वीडियो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आप लोग जब तक इसकी वीडियो देखिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जिम जाइए, रोज़े में मत खाइए लेकिन इफ्तार में सेहत बख्श खाना खाइए, फजूल चीज़ों से परहेज़ कीजिए, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए, नेचुरल चीज़ें खाइए। अल्लाह हाफ़िज़।